हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए क्लास 1 to 5 जो प्राइमरी टीचर का फ्रेंड्स पेपर हुआ था पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1.0 में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0 में प्राइमरी टीचर का, प्राथमिक शिक्षक का यानी कि क्लास 1 to 5 का 2 शिफ्ट में पेपर लिया गया था। तो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसके सारे प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। एक बार सभी लोग फटाफट जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। देखिए, इसको एक बार आप एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए और देखिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, और इस प्रकार से जो है आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा एग्ज़ाम हुआ था 24/8/2023 को, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था। आंसर सबको कमेंट करते चलना है, और ऐसा समझिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना। बताइए, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। अच्छा, पूना पैक्ट हुआ था कब? तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग संघ यानी कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया था, जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को लेकर के महात्मा गांधी से असहमत थे, ठीक है ना। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग को मान ली तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था, और गांधी जी का मानना था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र समाज में उन्हें एकीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। अंबेडकर जी ने अंततः गांधी जी की स्थिति को स्वीकार कर लिया, और जिसका परिणाम है कि यह पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, दलित वर्ग की राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, और देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। कहीं से भी प्रश्न बीपीएससी पूछेगा तो आपको वहां से उस वीडियो से प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए एक बार आप देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है। चलिए देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। चलिए बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ था 1934 में। कहाँ पर? पटना में। 1934 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, और महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? चलिए बताइए। तो इसको लिखा है काली किंकर दत्त ने। काली किंकर दत्त ने लिखा है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? अच्छा, त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन, इन दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था ये आपका 1939 में हुआ था, और इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी ने जो है अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, ठीक है ना, पट्टाभी सीतारामैया को। उन्हीं को हरा करके जो है अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पर देखिए, पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया है सुभाष चंद्र बोस ने, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसमें से सत्य क्या है? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए, इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। बिल्कुल ये करेक्ट है, इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था, और उनका 1956 में देहांत हो गया था। 1956 में उनका निधन हो गया था। बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर, ये भी सही है। और उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन 1920 में किया था। तो आपका ये भी करेक्ट है। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? न्यू इंडिया से संबंधित, जैसा न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ भी याद रखिएगा। न्यू इंडिया
और कॉमनवेल, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉमनवेल, न्यू इंडिया और कॉमनवेल। ये रचना किसकी है, इसके संपादक कौन है, ये पत्रिका जो है संबंधित किससे है, तो एनी बेसेंट की है, ठीक है ना। न्यू इंडिया और कॉमनवेल दोनों याद रखिएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल किसका है, कॉमनवेल भी याद रखिएगा, एनी बेसेंट का है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था। चलिए बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। और बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है आपका मराठा, ठीक है ना, ये आपको याद होगा, और द केसरी, ठीक है ना, और गांधी जी का हरिजन, ये सब आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त। चलिए अगला प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए गांधी जी को जो है राजकुमार शुक्ल जी जो हैं उन्होंने चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और यहाँ पर जो नील कृषक थे उनकी दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। और 1917 में गांधी जी चंपारण आए और भारत में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके तिनकटिया प्रथा के तिनकटिया पद्धति के विरोध में था। देखिए 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और उसमें गांधी जी के साथ जो थे ये आपके जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। उसके बाद आपके और भी लोग थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, नरहरि पारिक थे। तो एक साथ एक यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि और बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री भी मैंने कराया हुआ है, सब कुछ मैंने आपको कवर करा दिया है, आप एक बार रिविजन कर लीजिए बस। चलिए किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथिगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह आपका राइट आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग। 11 अगस्त 1942 को पटना में जो आपके 7 छात्र जो थे ये शहीद हुए थे, इसको पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, 11 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन में 11 अगस्त नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ये सारे के सारे प्रश्न अभी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। कब किया था, तो 1929 में किया था, 1929 में किया था, ठीक है ना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, क्लियर। अच्छा 1922 में याद रखिएगा मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा मुंगेर में एक किसान सभा का आयोजन किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि 1936 में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो है इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, और बिहार प्रांतीय किसान सभा का 1929 में। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। और अखिल भारतीय किसान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपके कौन थे फ्रेंड्स, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये वाला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो यह विद्रोह कौन सा था फ्रेंड्स, तो यह विद्रोह जो था, यह आंदोलन जो था, ये फराजी आंदोलन था, ठीक है, यह एक फराजी आंदोलन था, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स फराजी विद्रोह एक धार्मिक और किसान विद्रोह था जो 19वीं सदी की शुरुआत में जो है बंगाल में हुआ था, और इस विद्रोह का नेतृत्व हाजी सरियातुल्ला ने किया था, हाजी सरियातुल्ला ने किया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 फराजी आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पागलपंथी विद्रोह, यह एक किसान विद्रोह था जो 19वीं सदी की शुरुआत में अवध में करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। और बहावी, यहाँ पर देख रहे हैं बहावी आंदोलन, यह धार्मिक और राजनीतिक विद्रोह था जो 19वीं सदी की शुरुआत में अरब प्रायद्वीप में हुआ था, और इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद ने किया था, ठीक है ना।
तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, फराजी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर तो ऑप्शन 3 ही होना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी ने क्या किया था कि अपना जो प्रोविजनल आंसर की था उसमें इसने अपना उत्तर दूसरा विकल्प को माना था, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर 3 ही राइट आंसर होगा। चलिए, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह क्या है आंसर इसका, यह मेरठ षड्यंत्र है। मेरठ षड्यंत्र केस एक विवादास्पद न्यायिक मामला था जो 1929 में 1929 में ब्रिटिश राज में शुरू किया गया था और 1933 में इस पर फैसला सुनाया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, और ये मेरठ षड्यंत्र केस की साजिश में जो 3 अंग्रेजों को हिरासत में लिया गया था वे कौन थे? तो फिलिप स्प्रैट, उसके बाद देखिए बेन ब्रैडली और जॉर्ज एलिसन, ये 3 व्यक्ति थे। तो यहाँ पर देखिए मेरठ षड्यंत्र मामला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का जो है प्राकृतिक समाज था? तो फ्रेंड्स ये कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की रचना पूछा जाता है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कार्ल मार्क्स की रचना है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखा है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है यह पुस्तक किसने लिखा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स रूसो की रचना है। ठीक है ना। रूसो राइट आंसर हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है यह रूसो की रचना है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैंने कराया हुआ है। ठीक है ना, तो उसको भी देखिएगा, ये प्रश्न वहाँ भी आपको मिलेंगे। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? कौन सी यह आंदोलन है? राइट आंसर इसका क्या होगा? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध जो है 2 सामाजिक आंदोलन है, इनमें से एक नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक टिहरी बांध आंदोलन है। टिहरी बांध और नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह मेधा पाटेकर जी ने किया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 से अधिक। चिपको आंदोलन जो है ये वृक्षों की कटाई से संबंधित है। चिपको आंदोलन ये आपका कहाँ पर कब हुआ था? तो 1973 के आसपास में शायद। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अंतर्गत एक मूल कर्तव्य है? अच्छा, मूल कर्तव्य यानी कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है रखा गया है। उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए इसमें से जो कौन सा है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसमें से आपका इसमें से मूल कर्तव्य पूछा गया है तो प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 से अधिक इसका राइट आंसर आपको दिख जाएगा। और अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, 1 से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, यह आपका बिल्कुल है आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखिएगा, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, बिल्कुल 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यह गार्जियन का दायित्व है कि वह उसको आपको शिक्षा प्रदान करे। ठीक है ना, तो ये भी आपका है, तो 1 से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसको लिखा किसने है? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है भीमराव रामजी अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या भीमराव अंबेडकर जी की है। क्लियर ना। चलिए, और बुद्धा एंड हिज धम्म, ये भी इन्हीं की है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी की है। एनहिलेशन ऑफ
कास्ट, ठीक है ना, ऑफ कास्ट, ये किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। बुद्धा एंड हिज धम्म, ये भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? चलिए बताइएगा। तो देखिए आयरलैंड को जो है 1801 में यूनियन अधिनियम के माध्यम से जबरन यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। यह अधिनियम जो था ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की सांसदों के द्वारा पारित किया गया था और यह 1 जनवरी 1801 को लागू हुआ था। तो यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर होगा। चलिए सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? सर्व शिक्षा अभियान जो है यह स्टार्ट किया गया था 2001 में। 2001 में यह सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है ना, टैगलाइन आपको याद भी होगा। और यह कार्यक्रम जिसका लक्ष्य था 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हासिल करना, ठीक है ना। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था बताइए। श्रीलंका पहले एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था और यह स्वतंत्र हुआ 4 फरवरी 1948 को, 4 फरवरी 1948 को, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड जो है यह किसके लिए है बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड उन निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है तथा जिनके पास कोई गुजारा भत्ता नहीं है, ठीक है। और यह योजना उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूची दिया गया है और यहाँ पर देखिए सूची 1 में आंदोलन का नाम है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र का नाम है। नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन बताएंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन ये आपका चंपारण में हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं चंपारण दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए खेतिहर सत्याग्रह, तो फ्रेंड्स ये खेड़ा में हुआ था, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह आपको याद होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कपास मिल मजदूर का सत्याग्रह, तो यह अहमदाबाद मिल मजदूर महात्मा गांधी जी ने किया था। तो आपको ये भी याद होगा। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन, तो यहाँ पर आप चौरी चौरा के कारण बंद हुआ था। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा, क्लियर ना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि, कारण इसका बताइए। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 19(1) ए आर्टिकल में आता है, ठीक है ना। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। और यह एक प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूची 1 सूची 2 दिया गया है कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता, और नीचे आप देखेंगे तो संबंधित प्रांत के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, खनिज संसाधनों की, यहाँ पर पहला पढ़िएगा, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी बताइएगा। तो ये झारखंड में है, ठीक है। झारखंड बिल्कुल संपन्न है लेकिन यहाँ पर औद्योगिकरण की कमी है। उसके बाद देखिए जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना की विकास की कमी। तो फ्रेंड्स ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देखिए अरुणाचल प्रदेश दिया गया है दूसरे नंबर में, ठीक है। उसके बाद देखिए सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, तो ये आपका राजस्थान होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए राजस्थान बिल्कुल एक क्रम से दिया गया है। और चौथा जो है ये आपका खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों में कमी। पहाड़ी इलाका है तो संचार और यहाँ पर परिवहन की कमी है। ये आपका लद्दाख है। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि हिमालय यू नामक औषधीय पौधा जो है, हिमालयन यू औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर पाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमालयन यू, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और यह नेपाल और भूटान और तिब्बत के देशों में भी पाया जाता है। यह एक बहुमूल्य औषधीय पौधा है और इसके छाल और इसकी सुइयों में टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक होता है। टैक्सोल नामक रासायनिक यौगिक होता है, ठीक है ना इनमें, और जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चौथा 5वां तो आपको पता ही है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। OCI योजना, ठीक है ना, OCI योजना, OCI योजना बताइए। तो फ्रेंड्स यह गृह मंत्रालय के द्वारा 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में जो है कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ कारक भारत में जाति पदानुक्रम को कमज़ोर करते हैं। जैसे कि जातिगत जो पदानुक्रम है उसको कमज़ोर करने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें गांधी जी, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले जैसे महान समाज सुधारक जो थे, इनके प्रयासों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा का विकास, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज जैसे ये सामाजिक सुधार आंदोलन जो थे, ये आपके जो कमज़ोर वर्ग के जो प्रमुख लोग थे, इनके आपके जो कार्य प्रणाली थी समाज में असमानता, इन सबको कम करने से ये संबंधित है। और लोगों की साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि से जाति का जो आपका भेदभाव का जो ये प्रचलन था, इसका प्रभाव काफ़ी कम हुआ। आप अपने समाज में भी आज देख लीजिए, ये सब धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये संविधान की इसके आधारभूत संरचना जो छुआछूत है, ये आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का निवारण किया गया है। इस प्रकार से देखेंगे तो एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अस्पृश्यता निवारण आर्टिकल 17 में है, इससे आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। देखिए भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। पंचायती राज मंत्रालय निर्मित कब हुआ था। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो फ्रेंड्स यह 2004 में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था, ठीक है ना, 2004 में। राइट आंसर यहाँ पर देखिए 2004 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और बिहार के ये जो आपके रघुवंश जी थे, ये पहले मंत्री बने थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है और इसको मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है ना, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है मीथेन को, इसे भी आप याद रखिएगा। और धान के खेत में जो होता है ना, धान के खेत होता है, ठीक है, तो इनसे मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर आप धान की खेत देख सकते हैं, धान की खेत राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। वायुमंडल की जो है किस परत का तापमान सबसे कम होता है। सबसे कम तापमान जो होता है बताइए किसका होता है। तो फ्रेंड्स यह मध्यमंडल का होता है, ठीक है ना, मध्यमंडल का होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अच्छा समताप मंडल याद रखेंगे, समताप मंडल जो होता है ना, इसी में वायुयान उड़ाया जाता है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त दशा इसी में पाई जाती है। और जितने भी जो मौसमीय घटनाएं हैं जैसे कि बारिश, गर्जन, बादल, ये सब आपके क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको जैव आवर्धन कहा जाता है, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको बायो मैग्निफिकेशन बोलेंगे। और यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा खाद्य श्रृंखला के ऊपर जाने पर जो टॉक्सिन है, विष है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अनुगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। अग्रगामी प्रजाति के रूप में, ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से लाइकेन, ठीक है। कौन सी शुष्क तारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये आपका लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन शैवाल और कवक का एक संयोजन होता है। प्रश्न बनेगा कि शैवाल जो है और कवक का संयोजन कौन है, तो लाइकेन है। लाइकेन शैवाल और कवक का संयोजन है, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। लाइकेन वायु प्रदूषक का भी सूचक होता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। रामसर सम्मेलन, तो फ्रेंड्स रामसर सम्मेलन जो हुआ था
यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और यह 1971 में 1971 में अपनाया गया था और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहाँ पर यह सम्मेलन हस्ताक्षरित किया गया था। और रामसर जो है ये आर्द्रभूमि से संबंधित है और बिहार का एकमात्र जो आर्द्रभूमि है रामसर साइट है, यह आपका कांवर झील है, कांवर लेक है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, बेगूसराय में है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटाई रोग किसके कारण होता है। इटाई जो रोग होता है यह किसके कारण होता है, बताएंगे सभी लोग। इटाई रोग जो होता है यह किसके कारण होता है, तो ये कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम विषाक्तता के कारण इटाई होता है, ठीक है। इटाई कैडमियम विषाक्तता के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका कैडमियम दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू संरक्षण का अधीन शामिल नहीं है, नहीं पूछा गया है, ठीक है, बताइएगा। इन सीटू, तो देखिए ये जो आपका स्वस्थानीय संरक्षण का तात्पर्य होता है उसके प्राकृतिक आवास में जैविक विविधता का संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वनस्पति उद्यान जो होगा, वनस्पति उद्यान, इसको स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये उन पौधे के प्राकृतिक आवास में स्थित नहीं है जिनका वे संरक्षण करते हैं। क्लियर, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा का प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। वाई आकार का ऊर्जा का प्रवाह मॉडल जो है यह किसके द्वारा दिया गया था, तो फ्रेंड्स यह दिया गया था 1956 में H.T. ओडम के द्वारा, H.T. ओडम के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वाई आकार में, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का एक मॉडल है जो ऊर्जा प्रवाह को 2 मुख्य वर्गों में अलग करता है, शाकाहारी खाद्य श्रृंखला और जैव अपघटक खाद्य श्रृंखला में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि SO2 प्रदूषण सूचित होता है, बताइए। SO2 एक प्रकार का वायु प्रदूषण है ना, ठीक है। और लाइकिन मैंने आपको बताया था, लाइकिन वायु प्रदूषण का सूचक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है यह गोवा में है, ठीक है, गोवा में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए गोवा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स देखिए IU यहाँ पर लिख देता हूँ, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और यह जो संगठन होता है ना, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करता है। 1948 में 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, ठीक है। चलिए यही जो है आपका रेड डाटा बुक जो है जारी करता है, तो आपका स्विट्जरलैंड राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए एक पोषी स्तर पर एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स 10% होती है, 10% जो है, और बाकी 90% ऊर्जा जो है यह इसका उपयोग पहले पोषी स्तर द्वारा वृद्धि विकास और प्रजनन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 10% राइट आंसर होगा। देखिए श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं, श्वसन मूल जो है यह पाए किस में जाते हैं, श्वसन मूल पाए जाते हैं किस में, बताइए श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं। तो देखिए श्वसन मूल जो होते हैं ये पाए जाते हैं आपके लवणोखिद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है। द्वितीयक प्रदूषक वायुमंडल में बनते हैं और किसी भी स्रोत जैसे कि वाहन या बिजली संयंत्र आदि से सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं ये, ठीक है ना। तो द्वितीयक प्रदूषक की बात करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद आपका पैन और PBN जो है ये सब होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह 10% नियम किसने दिया था। 10% नियम जो है ये दिया था किसने, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यह नियम दिया है लिंडमैन ने, ठीक है ना, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए लिंडमैन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं।
भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा, केरल राइट आंसर हो जाएगा। ये वन पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, केरल, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु तट के द्वीप समूह तक सीमित हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए केरल दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जितने भी जीके साइंस करंट के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग होती हैं? प्रकाश तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रकाश तरंग जो होती हैं ये आपका किस प्रकार की तरंग है? तो पहले तो ये एक अनुप्रस्थ तरंग है, और देखिए फ्रेंड्स ये आपका साथ ही साथ यह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। एक विद्युत चुंबकीय भी है और अनुप्रस्थ भी है, तो एक तरह से देखेंगे तो यह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए एक प्रकार से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, बताइए, सोच समझ के आंसर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके इसके पीएच 7 से कम होंगे। ठीक है ना, पीएच 7 से इसके कम होंगे। ठीक है, 7 से कम होंगे, यानी कि 7 से कम एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। चलिए उसके बाद देखिए 1 गीगाबाइट बराबर होता है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है, 1 जीबी बराबर कितना होता है? 1 जीबी बराबर कितना होता है? तो 1 जीबी बराबर 1024 MB होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 1024 MB दिया गया है। ठीक है, 1 किलोबाइट पूछेगा तब 1 KB बराबर, तो 1 KB बराबर कितना होता है? 1 KB बराबर होगा आपका कितना? 1024 बाइट होगा। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अभिक्रिया है बताइएगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, और एक आपका अम्ल है एसिड है। तो अम्ल और क्षार के बीच जब प्रतिक्रिया होगा तो उसको उदासीनीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उदासीनीकरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है किसका उपयोग करती हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ उपयोग करती हैं ग्लूकोज का। ठीक है ना, और देखिए ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन याद रखिएगा, ग्लाइकोजन कहाँ संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में और मांसपेशी में संचित रहता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ग्लाइकोजन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि का कार्य बताइए। पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है ना, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और यहीं से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। ठीक है, बिल्कुल ये आपका सही दिया गया है। और देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका मास्टर ग्लैंड है ना, मास्टर ग्लैंड, तो देखिए फ्रेंड्स ये अन्य स्रावी ग्रंथियों को, कार्यप्रणाली को भी नियंत्रित करता है। ठीक है ना, और थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अंडाशय और अंडकोश सभी मास्टर ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। तो पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, ठीक है ना, तो एक से अधिक, वैसे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए शक्कर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, चूंकि यह आपका थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अंडाशय और अंडकोश सभी मास्टर ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो फ्रेंड्स यह करता है आपका रक्तचाप को, बताइए, सेरिबेलम मेडुला। यहाँ पर देखिए सेरिबेलम दिया गया है, यहाँ पर मेडुला भी दिया गया है, यहाँ पर भी है सेरिबेलम मेडुला ऑफ पोन्स। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर उपग्रह जो है यह घूमता है। तो फ्रेंड्स यह पृथ्वी से अगर हम बात करते हैं, भूमध्य रेखा पर लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। ठीक है, 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह को, जो उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर? तो स्थिर ऊंचाई पर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर ऊंचाई पर। चलिए प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिक विचलित होता है? तो जिसका भी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा वह ज़्यादा विचलित होगा। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होता है, तो बैगनी का कम तरंग दैर्घ्य है, इसलिए अधिक विचलित होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, यानी कि लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, तो यह कम विचलित होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा।
चलो उसके बाद देखिएगा कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। जब मेघ गरजे तो इसमें से सुरक्षित क्या है, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय ले लीजिए। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप जंगल में हैं तो इस कंडीशन में आप छोटे पेड़ के नीचे आश्रय ले लें। ठीक है, खुली जगह में खड़ा मत रहिए, छतरी लेकर के मत खड़ा रहिएगा, पानी में तो बिल्कुल नहीं जाना है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होगी। स्वतंत्र रूप से यह गिर रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो स्वतंत्र रूप से जब भी गिरेगा तो उसकी कुल जो ऊर्जा होती है निकाय की वह स्थिर रहती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में दाता आँख के किस अंग को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो नेत्रदान में जो है कॉर्निया को किया जाता है। कॉर्निया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, कॉर्निया को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोबालामिन दिया गया है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है साइनोकोबालामिन में। ठीक है, चलिए विटामिन B1 को क्या कहते हैं, B1 या बी को, इसको हम लोग थायमिन बोलते हैं। और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। अम्ल क्षार का संकेतक इसमें से कौन सा है, चलिए बताइएगा। तो इसमें से नेचुरल अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हल्दी हो जाएगा। हल्दी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या मिलाना चाहिए। जब मृदा बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाते हैं ना तो उसमें पौधे नहीं होते हैं। ठीक है, खेत वगैरह में देखिएगा, जब भी आप बहुत दिन में खेत से खादर नहीं देते हैं, अगर जो लोग गांव के हैं, तो वहाँ पर वृद्धि नहीं होती है पौधों की। तो इस कंडीशन में उसमें क्या करना चाहिए, तो कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। परम शून्य का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर, तो फ़ारेनहाइट पर यह तब होता है -459.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसको आप याद रखिएगा। यह संभवतः सबसे ठंडा तापमान है और आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है यह, या फिर अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं, सेल्सियस में 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट पर आपका -459.67 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अब लोग अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो महानदी पर हीराकुंड है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा आपका घुमरापदर बांध जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। एक मिनट रुक जाइए, हीराकुंड भी है, घुमरापदर भी है, छत्तीसगढ़ में, ये आपका महानदी पर ही है। और यहाँ पर देखिए दुधवा बांध भी महानदी पर ही है छत्तीसगढ़ में। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये आपका उड़ीसा में है, ये आपका दोनों छत्तीसगढ़ में महानदी पर है, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उड़ीसा में है और ये सब छत्तीसगढ़ में है, महानदी पर। चलिए तो याद रखिएगा, अल अक्स का मस्जिद काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है ना, करंट का रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कहाँ पर स्थित है, अल अक्सा मस्जिद। तो ये मस्जिद कहाँ पर है फ्रेंड्स, बताइए, जेरूसलम में है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, 1949 में नाटो की स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसमें से अगर सदस्य देश देखा जाए तो इसमें से कनाडा भी है, उसके बाद इसका सदस्य डेनमार्क भी है और बेल्जियम भी है। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए और इसका हेडक्वार्टर नाटो का कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। देखिए कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है, बताइए। एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, तो ये जो आपका G20 हुआ था, ठीक है ना, G20 2023 में, उसी का है वसुधैव कुटुंबकम। टैगलाइन था, विषय था वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। ठीक है, अगला G20 ब्राज़ील में होगा 2024 वाला, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वाड में 4 देश हैं, कौन कौन से देश हैं, तो इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। 2007 में जो है क्वाड का विचार जो है सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनका निधन हो गया था, उन्होंने रखा था। ठीक है, तो
ये तो आपका गलत हो गया। इसका 4 देश हैं और 4 देश भारत, यहाँ पर देख लीजिएगा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो एक से अधिक यहाँ पर वैसे राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे थे? कौटिल्य, जिसको कि हम लोग चाणक्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी इनका नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे, साथ ही साथ उनके प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ये रह चुके हैं तक्षशिला के, ठीक है ना। तक्षशिला राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र इनकी रचना है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। हमारा प्रश्न क्या था, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब यहाँ से हम लोग 81 नंबर है हमारा प्रश्न, 81 नंबर हमने कर लिया है। 1 मिनट, 98 है, 1 मिनट रुक जाइए फ्रेंड्स। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था हमारा, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो तक्षशिला। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? चलिए बताइएगा। 1781 के विद्रोह में भारतीय राज्य में कुछ जमींदारों और सरदारों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। ये आपका सही है। उसके बाद देखिएगा कि विद्रोहियों अधिकांश विद्रोही जमींदार दक्षिण बिहार से थे और संभवतः जो है ये आपके बार बार पड़ने वाले सूखे के कारण उनके राजस्व संग्रह में बाधा उत्पन्न होने के कारण विद्रोह करने के लिए प्रेरित हुए थे। और विद्रोहियों ने असंगठित दृष्टिकोण को देखते हुए अंग्रेज बिना किसी परेशानी से विद्रोह को दबा दिए थे। तो यहाँ पर देखिए 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत के किस देश के साथ मिलकर के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? तो भारत ने जो है ये किसके साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर के। और इसका उद्देश्य नवीकरण स्रोत के, जो नवीकरणीय स्रोत हैं, रिन्यूएबल, ठीक है ना, इनके रूप में ग्रीन हाइड्रोजन और विनिर्माण प्रक्रियाओं और परिवहन प्रणालियों के डीकार्बोनाइजेशन जैसे प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर काम करने के लिए दोनों देशों के जो है बीच में यह सहमति बनी है। तो यहाँ पर ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, भारत की 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है 543 जो है, 1 मिनट रुक जाए, 888 जो है ये लोकसभा के लिए है, ठीक है। और 384 जो है ये राज्यसभा के लिए है। तो 8 4 12, 8 8 16 1 17, 8 3 11 1 12, 1272 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है डीजी क्लेम। डीजी क्लेम इसका नाम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नासा के मून टू मार्स जो प्रोग्राम है, मिशन है मून टू मार्स, इसके प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह नियुक्त किया गया है अमित क्षत्रिय को। अमित क्षत्रिय राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 3 में दिया गया है। बिहार के मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो फ्रेंड्स, यह उनका 10% देना होगा, 10% या 5 लाख रुपये जो भी हो, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर 10% राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एयरबस एवं बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C19, यहाँ पर देखिए C919 यानी कि 919 C919 यात्री विमान बनाया है? तो फ्रेंड्स, ये बनाया है किसने? तो ये चाइना ने बनाया है, ठीक है। चलिए, चाइना ने बनाया है। उसके बाद देखिएगा कि कृतिराज सिंह जो है ये किस खेल से संबंधित है? कृतिराज सिंह जो है यह आपके वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, ठीक है ना, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार उद्योग विभाग के द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स, यह जिला सिवान है, ठीक है ना, सिवान ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। चलिए, और दूसरे स्थान पर पटना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो न्यायालय रिट जारी कर सकता है। क्या रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के रिट होते हैं, आपको भी पता है। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ठीक है। चलिए, और 5 प्रकार के रिट होते हैं, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा।
देखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो फ्रेंड्स इसमें से आपका दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती तूफान है जो भूमि पर बनते हैं और ये ज़्यादातर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म हवा और उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में ठंडी हवा के मिश्रण के कारण तापमान में उतार चढ़ाव के कारण होते हैं। और सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश भी लाता है। तो यहाँ पर देखिएगा पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीटी ट्राइवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र क्या है। ट्राइवार्था का अनुसार जो है क्या है बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट का। ठीक है ना, पश्चिमी घाट का। ठीक है, पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट पश्चिमी नागालैंड और त्रिपुरा में पाई जाती है यह इस प्रकार की जलवायु प्रकार। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है। नॉर्थ इंडिया में पूछा जा रहा है। तो ये आपका अमन, अगहनी साली, ये सब आपका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से कोई रही राइट आंसर हो जाएगा। मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में आपका उत्तर प्रदेश और बिहार आता है। ठीक है, और इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। तो नहीं, आपका उत्तर प्रदेश बिहार हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, जो औसत वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला दिया गया कि यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है और यह गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित एक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। तो एक से अधिक राइट आंसर होगा, क्योंकि 100 से 200 सेंटीमीटर, तो 100 से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। 2 से अधिक राज्यों में विस्तार। तो ये आपका यहाँ पर मेरे हिसाब से पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। शीत कटिबंध में कौन सा आता है, चलिए बताइएगा। शीत कटिबंध में कौन सा आता है, शीत कटिबंध में इसमें से कौन सा आता है बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन ये बनता है। तो सतलुज और काली के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। नहीं, 2.4% तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। तो लगभग जो है सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख ही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा। क्लियर, चलिए, और ये दोनों स्टेटमेंट गलत था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति। अच्छा, प्रश्न बनेगा कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था। तो याद रखिएगा 1952 में। ठीक है ना, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यह 33%। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 33% यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न, और 2021 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट था उसके अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र है, 24.62% है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, और प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम में। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, एक से अधिक हो जाएगा। एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, एक से अधिक। बेवर जो है, बेवर या दहिया, यहाँ पर देखिए बेवर जो है
ये आपका मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू, ठीक है ना, पोंडू यहाँ पर दिया गया है, और दहिया मैंने आपको बता दिया, एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि का नाम अलग अलग देश में अलग अलग होता है, तो एक बार वो लोग आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, प्रश्न बनता है वहाँ से। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका नाम दिया गया है मलोका, इसका नाम मलोका दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर मलोका राइट आंसर हो जाएगा, मलोका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार क्या है? दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार, तो फ्रेंड्स इसका विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर के कृष्णा नदी तक है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अपना स्कोर बताइए। पूरा 120 प्रश्न पिछले बार पूछा गया था, मैंने आपको कवर करा दिया है, और इसी प्रकार से आप कहेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट वाला भी मैं कवर करा दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा।